में से इससे पहले हमने बहुत डिस्कशन की रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एंड हाइब्रिड मेमोरी। देन उसके बाद फिर हमने रिसेंटली ईद से पहले जो है वो क्लस्टर कंप्यूटिंग और मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग ये क्या होती हैं, फिर इनके कुछ बेनिफिट्स वगैरह, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वो हमने रिसेंटली कंक्लूड किए हैं। फिर उसमें हमने अभी तक कोर्स में मज़ीद जो देखा वो ये था कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, डेटा डिपेंडेंसीज किस तरह की होती हैं, और फिर कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास पैरेलल के अंदर आसानी से ब्रेक की जा सकती हैं और कौन सी नहीं की जा सकती। अब जो हमने डिस्कशन करनी है आज वो है रिगार्डिंग वर्चुअलाइजेशंस और वर्चुअल मशीन्स के मुतालिक। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा वर्चुअलाइजेशन का और वर्चुअल मशीन्स का। एनीवन के जो बता सके वर्चुअलाइजेशन या वर्चुअल मशीन्स क्या चीज़ होती हैं। हाँ जी, किसी को कोई आइडिया वर्चुअलाइजेशन या वर्चुअल मशीन क्या चीज़ होती है? सर, वर्चुअल मशीन वो होती है जो किसी मशीन के ऊपर दो मशीन्स चल रही हो, मतलब एक विंडोज के ऊपर दो विंडोज चल रही हो तो उसको वर्चुअलाइजेशन बोलेंगे हम। ठीक हो गया। सिंगल एक हार्डवेयर के ऊपर दो चीजें चल रही हो। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा सर इसके अलावा जिस तरह वो एंड्रॉयड स्टूडियो है, हम रन कर लेते हैं विंडोज पे। जी मुनीब, आप क्या कहना चाह रहे हो? एंड्रॉइड स्टूडियो विंडोज़ पर रन कर लेते हैं? सर उसमें भी एमुलेटर हम रन करते हैं तो वो एक वर्चुअल डिवाइस। उसको भी हम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ले सकते हैं। तो सर वो सर वो वर्चुअल बॉक्स होता है, उसके ऊपर हम एंड्रॉयड बना सकते हैं, उसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं सर। हाँ, ठीक हो गया। वर्चुअल बॉक्स तो एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जो वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करके देती है ना। वो शाकिर ने शुरू में जो बात की ना कि हमारे पास होती एक ही फिजिकल रिसोर्स है, उसको हमने क्या कहते हैं, थ्रू सम सॉफ्टवेयर डिपिक्ट किया होता है कि वो दो या दो से ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। वर्चुअलाइजेशन के अंदर एक्चुअली क्या हुआ है कि इसकी जो रिसर्च है, वर्चुअलाइजेशन की जो काम, वर्चुअलाइजेशन पे जो लोगों ने काम किया या इसके ऊपर जो रिसर्च की, वो तो काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी, 1950s के अंदर शुरू हो चुकी थी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है वर्चुअलाइजेशन का। बट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो इसको अडॉप्ट किया गया वो IBM सिस्टम 360 के अंदर 1964 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया। देन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसको अडॉप्ट करते गए। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपने एक तो एग्जांपल बात कर ली ना वर्चुअल बॉक्स की, कि जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, इसमें हम हार्डवेयर रिसोर्सेज की वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क्स बनते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वो भी हमारी वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है, बट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क्स। इसी तरह स्टोरेज के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कह सकते हैं कि एग्जांपल्स हैं। वर्चुअलाइजेशन के अंदर प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन के अंदर जैसे एक तो वर्चुअल बॉक्स का आपको आइडिया, इसी तरह VMware है, ठीक है। और इसमें हमारी सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी होती हैं, डेस्कटॉप बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी होती हैं। तो कुछ आपको आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके क्लियर कर दूंगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और कैसे इसके अंदर हमारे पास और कितने लेवल्स तक हम लोग वर्चुअलाइजेशन करते हैं। तो एक्चुअली जो वर्चुअलाइजेशन है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज को आपने उनके लिए एक उनकी एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है आपके पास यूज़र को वर्चुअली वो रिसोर्सेज देनी है। इसमें रिसोर्सेज आपके पास CPUs हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, ठीक है।
सीपीयूज का तो सबको आइडिया, जैसे हम लोग कोलैब के ऊपर या वीएमवेयर के अंदर, या कोलैब एक्चुअली एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर को एक वर्चुअल हार्डवेयर सीपीयूज या जीपीयूज वो एलोकेट किए जाते हैं। इसी तरह वर्चुअल बॉक्स जो है वो भी यही काम करता है, उसमें सीपीयूज को भी वर्चुअली यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। फिर उसके अलावा मेमोरी बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास फिजिकल मेमोरी को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी होता है। अच्छा, फिर नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एग्जांपल ली जाती है कि जिसमें हमारे पास जो वो एक्चुअली वो जो नेटवर्क होता है वो एग्जिस्ट फिजिकली कहीं पे भी नहीं कर रहा होता, बट वो वर्चुअली जो ट्रैफिक होती है उसको वो रीडायरेक्ट करके तो अपने सर्वर की तरफ लेके जा रहा होता है और एक बेहतर इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास डेटाबेस की एग्जांपल ली जाती है। तो ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन था वर्चुअलाइजेशन का। अब वर्चुअलाइजेशन करते क्यों है, वो पहली उसकी रीज़न तो ये है कि हमारे पास जो सर्वर्स है ना उनको एक कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये कि सपोज आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एरर आ जाता है और सपोज आपने वर्चुअल बॉक्स के थ्रू अपना जो आपने वर्चुअल बॉक्स के थ्रू या वर्चुअल मशीन के थ्रू दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए अपने मशीन के अंदर, एक आपके पास विंडोज है और एक आपके पास सपोज यूबंटू है। आपके पास विंडोज के अंदर कोई फैटल एरर आता है या आपका विंडोज वाली जो पार्ट है उसके अंदर कोई इस तरह का वायरस आ जाता है जो कि अफेक्ट कर रहा है आपके रिसोर्सेज को, तो जो आपकी सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है यूबंटू वाला वो आपके पास अफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो एरर होगा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रैवल नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई वो सिर्फ वर्चुअल रिसोर्सेज को ही अफेक्ट करेगा, फिजिकल रिसोर्सेज को वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वर्चुअलाइजेशन का एडवांटेज ये भी है कि आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ आपके वर्चुअल रिसोर्सेज ही अफेक्ट होते हैं। तो आपका एरर की आइसोलेशन के लिए भी हम वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइजेशन के, जिसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो एक ही फिजिकल रिसोर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के कुछ एडवांटेज ये भी है कि लाइव माइग्रेशंस या लाइव अपडेट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या रिसोर्सेज वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन रिसेंटली इसके ऊपर नए ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कोई डेवलप करना हो या नया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई रिसर्च परफॉर्म करनी है तो वो भी हम वर्चुअलाइजेशन की वजह से आसानी से कर सकते हैं, या फिर टेस्टिंग या डिबगिंग करनी है। वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की बात करें, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास एक्चुअली होता ही है कि हम जो प्लेटफॉर्म की रिसोर्सेज होती हैं उनके दरमियान में और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने वर्चुअल में बॉक्स की है या वर्चुअल मशीन की है, ठीक है। उसमें होता ही है कि हम जो हमारी प्लेटफॉर्म के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे हार्डवेयर है उसके लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करते हैं कि जो वर्चुअलाइज करती है हमारे पास रिसोर्सेज को। अब ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप जो है वो हमारे पास फुल वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, फुल वर्चुअलाइजेशन भी हो सकती है। उसके अलावा हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, या पार्शियल वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, या पैरा वर्चुअलाइजेशन भी हो सकती है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन भी हो सकती है। तो अब वर्चुअलाइजेशन की अगर जो हमने अभी तक डिस्कशन की उसमें अगर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखें या इसकी कुछ प्रोडक्ट्स देखें तो हमारे पास आप सबको इन सबका आइडिया है। वर्चुअल बॉक्स हमारे पास
उसकी प्रोडक्ट है, VMware उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये KVM बेस्ड कर्नल्स होते हैं, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इसकी वर्चुअलाइजेशन की। तो जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है वो कैसे काम करती है, तो इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है VMware, वो प्लेटफॉर्म, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के लिए वो कैसे काम करता है। तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू पहले वो क्लियर कर ले, किसी का यहाँ तक कोई सवाल? क्योंकि अब आगे जो हमारी डिस्कशन होगी वो सिर्फ प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के ऊपर होगी और VMware की वहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे। अच्छा, तो अगर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन ना हो, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है सबको, विदाउट वर्चुअलाइजेशन वाली पिक्चर, इसमें एप्लीकेशन है और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक कोई हमारे पास एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है नीचे जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। नजर आ रहा है सबको ये? यस सर। जी सर आ रहा है। यस सर। अगर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन ना हो ना, तो फिर क्या हो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो सबसे अंडरलाइंग रिसोर्सेज हैं these, ये हमारे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो ही इनको वो क्या करेंगी, वो हमारे पास यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करेंगी। और ये एक हमारे पास ट्रेडिशनल विदाउट वर्चुअलाइजेशन एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होगा। अगर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन हो जाए तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास अब वही हार्डवेयर है, वही हमारे पास क्या कहते हैं, वही हार्डवेयर है और उधर क्या किया, यूजिंग हमने VMware, हमने अपनी जो फिजिकल रिसोर्सेज थी उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। सपोज ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, इसमें एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है उसमें एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाला जो आर्किटेक्चर है उसके दरमियान में, उसमें क्या था कि आपके पास एक नीचे x86 आर्किटेक्चर था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर थी और फिर एप्लीकेशंस की लेयर थी। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका हार्डवेयर तो वही है, नीचे x86 का आर्किटेक्चर वही है, बट क्या हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमारे पास एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर आ गई है। VMware की एक वर्चुअलाइजेशन लेयर है जो करती क्या है, जैसे ही आप VMware इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल बॉक्स एक्चुअली ओपन सोर्स है, VMware थोड़ा एक बेहतर प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि आप VMware को इंस्टॉल करते हैं तो ये एक एक्चुअली आपके पास एक लेयर क्रिएट कर देता है वर्चुअलाइजेशन की। इसमें होता ये है कि आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डेडिकेट कर दी जाती हैं। आप खुद यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास जो CPUs हैं वो आपके पास सपोज 8 CPUs हैं, आप ये करते हो कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आपने सपोज Ubuntu इंस्टॉल की है तो उसके लिए आप 2 CPUs एलोकेट कर देते हो। रैम भी आप उसके लिए सपोज 32 GB है तो उसमें से 8 GB जो है वो इधर आप इसके लिए एलोकेट कर दे। स्टोरेज भी आप अपनी मर्जी के लिए एलोकेट कर सकते हैं। देन दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप अपनी मर्जी से CPUs रिमेनिंग जो है वो उसके लिए काम करेंगे। तो वर्चुअलाइजेशन की वजह से हमारे पास इन दोनों दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अच्छा, और इनकी जो रिसोर्सेज हैं, यूज़र जो इनको एक्सपीरियंस करेगा वो ऐसा एक्सपीरियंस करेगा कि मेरे लिए जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए डेडिकेटेड रिसोर्सेज, जबकि ऐसा नहीं है। एक वर्चुअलाइज किया गया है, एक ही एब्स्ट्रैक्टेड, एक ही जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हमने यूजिंग वर्चुअल मशीन्स हमने उसको वर्चुअलाइज की है फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो हार्डवेयर रिसोर्सेज का डायरेक्ट एक्सेस है ना, वो बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए हम लोग यूजिंग सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं।
और इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो विद इन अ वर्चुअल मशीन वो एक ही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकती हैं एक फिजिकल मशीन के ऊपर। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसकी अपनी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रही हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसकी अपनी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर अपनी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रही होंगी, इसके अंदर अपनी एग्जीक्यूट कर रही होंगी। तो इससे क्या होता है कि आपके पास यूजर को हम मल्टीपल एप्लीकेशंस एक टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फायदा इससे क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस है या टेस्टिंग और डिबगिंग का प्रोसेस है, वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। यूजर को एक नया हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं होती, वो यहीं पे खुद ही टेस्ट और डिबग कर सकता है। अच्छा, वर्चुअल मशीन की कुछ अगर वर्चुअल मशीन की अगर कुछ की प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि पार्टीशनिंग प्रोवाइड करती है। पार्टीशनिंग इन द सेंस के हमारे पास एक मिनट, अच्छा जी कुछ की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम। तो पहली की प्रॉपर्टी जो है विजुअलाइजेशन की, वो हमारे पास पार्टीशनिंग की है। पार्टीशनिंग के अंदर होता ये है कि हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो वो एग्जीक्यूट अपने अपने वर्चुअल मशीन के अंदर हो रहे होते हैं। देन यहाँ पे आपको एक हाइपरवाइजर नजर आ रहा है, ESX सर्वर है ये जो हाइपरवाइजर है ना, ये पार्टीशन करता है, ये पार्टीशनिंग परफॉर्म करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन के दरमियान में। ठीक है, ये दो वर्चुअल मशीन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो जो वर्चुअल मशीन्स है ना,
ये बेसिकली आपके पास जस्ट फाइल्स हैं और वो उनको फाइल्स के तौर पे वो ट्रीट करता है ये हाइपरवाइजर। इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हम एक सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स एक टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि फिजिकली या अगर विदाउट वर्चुअल बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो पार्टीशनिंग की वजह से हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होंगे वो एक टाइम के ऊपर एक फिजिकल रिसोर्स के ऊपर वो रन हो सकते हैं, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक्चुअली हमने डिवीजन परफॉर्म की है सिस्टम रिसोर्सेज की इन दोनों मशीन के दरमियान में। तो पहली की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो पार्टीशनिंग की है। सेकंड की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमारे पास आइसोलेशन की है। आइसोलेशन में मैंने पहले भी आपसे बताया कि आइसोलेशन के अंदर अगर कोई सपोज हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 4 वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं एक फिजिकल रिसोर्स के ऊपर। हमारे पास किसी एक वर्चुअल मशीन के अंदर कोई एरर आता है या कोई फैटल वायरस आता है, तो अब क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन की वजह से हमारे पास वो जो एरर है वो सिर्फ इस ही वर्चुअल मशीन तक कन्फाइन रहेगा, वो बाकी जो 3 वर्चुअल मशीन्स हैं उनके स्टोरेज के ऊपर, उनकी फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर वो अफेक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से हमारे पास एक बेहतर रिसोर्सेज का कंट्रोल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है इस चीज़ की? यस सर। यस सर। थर्ड की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इनकैप्सुलेशन की है। इनकैप्सुलेशन के अंदर होता ये है कि हमारी जो एक वर्चुअल मशीन की जितनी भी फाइल्स होती हैं या जो उसकी पूरी स्टेट होती है वो हम एक फाइल के या एक फोल्डर के अंदर हम लोग उसको सेव कर रहे होते हैं। तो जो पूरी भी स्टेट, पूरे मशीन्स की जो स्टेट है, सपोज हमारे पास 4 ये जैसे यहाँ पे 8 वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, हर वर्चुअल मशीन्स की जो स्टेट होगी वो आपके पास फाइल्स के अंदर सेव होती रहेगी, जिस वजह से एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन के अंदर आपने कोई कॉपी करनी है फाइल्स को या शेयरिंग ऑफ या मूवमेंट करनी है फाइल्स की, तो वो काफ़ी आसानी से हो सकेगी एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन के अंदर। तो इंकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस की है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस के अंदर होता ये है कि हमारे पास हार्डवेयर इंडिपेंडेंस के अंदर हम लोग वर्चुअल मशीन्स जो हमने क्रिएट की होती हैं एक हार्डवेयर के ऊपर, वो किसी और हार्डवेयर के ऊपर भी हम मूव कर सकते हैं लाइव केसेस के अंदर, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस के अंदर। तो इधर हमने एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर के ऊपर माइग्रेशंस परफॉर्म करनी हो या उधर कोई प्रोविजंस प्रोवाइड करनी हो एक सर्वर के ऊपर या एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर, तो वो हमारे पास इजीली मूव हो सकती हैं हमारे। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज थी। आगे जो है ना वो हम बात यही हार्डवेयर इंडिपेंडेंस की करते हैं। ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंस में हमारे पास जो लाइव माइग्रेशंस परफॉर्म होती हैं एक हार्डवेयर रिसोर्स से दूसरे हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर या एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो उसके अंदर जो इसकी ये वी मोशन की जो टेक्नोलॉजी है VMware की, उस वजह से हमारे पास एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन के ऊपर माइग्रेशंस ऑफ फाइल्स, माइग्रेशंस ऑफ एप्लीकेशंस, माइग्रेशंस ऑफ अपडेट्स, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो वी मोशन VMware की जो एक फीचर है,
ये सिर्फ VMware के अंदर, मैंने वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये फीचर नहीं देखा। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो एक अगर वर्चुअल मशीन के ऊपर जो आपने सपोज फाइल्स की मूवमेंट करनी दूसरी वर्चुअल मशीन पे, तो ये विदाउट एनी इंटरप्शंस ये vMotion के जरिए हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ये इनका वन ऑफ द की सेलिंग पॉइंट भी है VMware का। बिजनेस डिमांड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास vMotion के अंदर ही हमारे पास एक VMware का डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केजुलर है जिसको DRS कहते हैं। वो हमारे पास एनालाइज करता है क्लस्टर्स ऑफ हाइपरवाइजर्स होस्ट, और इनसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वर्चुअल मशीन को कौन कौन सी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स है और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। और हमने अगर एक VMware से दूसरे VM मशीन के अंदर कुछ माइग्रेशंस परफॉर्म करनी है तो जो लोड बैलेंसिंग वगैरह है वो कैसे परफॉर्म होगा। और ये जो हमारे पास DRS है यूजुअली हमारे पास क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। ये आप एनिमेशन के जरिए इसको देख सकते हैं कि इधर हमने सपोज डायनामिक और इंटेलिजेंट एलोकेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज परफॉर्म करनी है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। सपोज आपके पास इधर हमारे पास जिधर लोड कम होगा या जिधर उसकी जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी तो उधर वो ज़्यादा लोड को बैलेंस कर देगा। ये देखिएगा, तो डिटरमाइन किया कि यहाँ पे सिर्फ कम लोड चल सकता है, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो इधर ज़्यादा चल सकते हैं, जो उसने उधर मैनेज परफॉर्म किया। तो ऑप्टिमल लोड बैलेंसिंग अमंग द वर्चुअल मशीन्स वो भी ये प्रोवाइड करता है इन अ क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारे पास एक डायनामिक रिसोर्स शेड्यूलर है इसके ज़रिए हम लोग अपडेट्स वगैरह के अपडेट मैनेजर का भी इसमें एक पैच होता है जो कि पूरे एक क्लस्टर, अगर आपने पूरे क्लस्टर को एक्चुअली वर्चुअलाइज किया हुआ है तो उसके अंदर जो DRS है वो आपके पास अपडेट्स मैनेजर इसका एक पैकेज होता है जो कि पूरे क्लस्टर के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं को इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे हमने क्लस्टर के अंदर एक चीज़ देखी थी लास्ट टाइम कि उसके अंदर हमारे पास कुछ फॉल्ट टॉलरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि जिसमें हमारे पास लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर आपने क्लस्टर के अंदर कुछ अपडेट्स स्केजुलर अपडेट्स इंस्टॉल करनी है तो उसमें फिर हम एक टाइम डिटरमाइन करते हैं और ग्रेजुअली सब में इंस्टॉल करते हैं। अगर यही काम अपडेट्स इंस्टॉल का या स्केजुअल अपडेट्स का या स्केजुअल मेंटेनेंस का अगर ये डायनामिक रिसोर्स स्केजुलर करे जो कि VMware का है और आपका क्लस्टर के ऊपर पूरा परफॉर्म करे तो ये खुद मैनेज करता है। इसके अंदर होता ही है कि ये डिटरमाइन करता है हर होस्ट जिधर आपके पास DRS की मेंटेनेंस होनी है तो उसके उस टाइम के ऊपर बारी बारी उनको स्केड्यूल के ऊपर करता है और बाकी उसका जो लोड होता है वो बाकी मशीन के दरमियान में बैलेंस करता है। फिर इसी तरह जो उनकी माइग्रेशन है अपडेट्स की माइग्रेशन है वो भी ये अपडेट मैनेजर का काम है, वो ये परफॉर्म करता है और फिर इसको वापस ऑन करने के बाद नेक्स्ट होस्ट की सिलेक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह हमारे पास DRS के अंदर ऑटोमेटेडली हमारे पास जो स्केड्यूल मेंटेनेंस है वो परफॉर्म हो सकती है क्लस्टर की। इस तरह से आप देख सकते हैं। सपोज इसने ये जो सेंटर वाला क्लस्टर है इसने इसके ऊपर अपडेट इंस्टॉल की तो इसका लोड बाकी दो पे डिवाइड कर दिया, उधर अपडेट इंस्टॉल करने के बाद इसका लोड इसके पास वापस आ गया और अब नेक्स्ट क्लस्टर वो खुद डिटरमाइन करेगा। तो इसके अलावा अगर वर्चुअल डेस्कटॉप्स की बात करें तो वर्चुअल डेस्कटॉप्स की वजह से हमारे पास जो इससे पहले जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने एक अपना डेडिकेटेड रिसोर्स बाय करना है, उसके अंदर फिर इमेज पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई इमेज हम इंस्टॉल करेंगे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि हमारे पास एक वर्चुअल डेस्कटॉप आसानी से इस सारी चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। डाटा सेंटर्स की एक वर्चुअलाइजेशन भी परफॉर्म होती है
जिनमें हमारे पास अभी हमने कुछ एक दो एग्जांपल्स देखी है कि जिसके ज़रिए हम पूरे डेटा सेंटर को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं, उसकी रिसोर्सेज को भी, उसकी सर्विसेज को भी, और उधर रिसोर्स एलोकेशंस को भी हम लोग फुली तौर पे वर्चुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। नो सर। सर जी जी। जिस तरह हमारे पास वो सिस्टम में यूवेंटू भी इंस्टॉल होती है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ भी। तो जी जब हम सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं सर, तो वहाँ पे ऑप्शन देता है कि मतलब आप यूवेंटू यूज़ करना चाहते हैं या विंडोज़। तो हम फॉर जी एग्जांपल यूवेंटू पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे एट द सेम टाइम विंडोज़ भी चल रहा है या सिर्फ यूवेंटू चल रहा है सर? जी जी, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आमिर, जी 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 सर। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को कंकरेंटली तौर पर एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अच्छा अच्छा सर। जो एक्चुअली मैंने अभी एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि हम जो है ना वो जो वर्चुअलाइजेशन है ना वो एक्चुअली एक लेयर प्रोवाइड कर देती है फिजिकल रिसोर्स के दरमियान में, कि जो उससे होता ये है, दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल रिसोर्सेज वही हैं, बट उन फिजिकल रिसोर्सेज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इससे क्या होगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिसोर्सेज है वो इसके एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर रही होंगी, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो दूसरे की जो है वो इसके लिए उसकी एग्जीक्यूट कर रही होंगी, मगर ये जो एग्जीक्यूशन है दोनों की एक ही टाइम के ऊपर हो रही है। जिस वजह से अगर आप कोई लिनक्स के ऊपर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे और इधर विंडोज़ के अंदर आपने उसको डिप्लॉय करके टेस्ट करना था, तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको एक अलग सिस्टम बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी सर। तो ये तो कुछ था हमारे पास वर्चुअलाइजेशन होती क्या है, वर्चुअलाइजेशन के की कॉन्सेप्ट्स क्या है। अब अगर हम लोग बात करें वर्चुअलाइजेशन की, तो उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस के लेवल हैं और वर्चुअलाइजेशन की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स की अगर बात करें तो इधर हमारे पास पहला जो लेवल है वो सीपीयू की वर्चुअलाइजेशन है, सेकंड लेवल जो मेमोरी की वर्चुअलाइजेशन है, और थर्ड लेवल पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहला जो है जिसमें हम लोग मेमोरी वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, उसकी मोटिवेशन और जो अप्रोच है वो ये है कि हमारे पास जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इधर हमने जो सर्वर्स हैं या नेटवर्क्स हैं या स्टोरेज के क्लस्टर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, उनको हमने वर्चुअलाइज करना है ताकि बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, रिसोर्स शेयरिंग आसानी से हो सके, रिसोर्स का एक बेहतर पूल मिल सके, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो भी बेहतर हो सके। तो इस वजह से हम लोग मेमोरी बेस्ड वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर होता ये है कि हम जो लोकल फिजिकल स्टोरेजेस हैं उसकी उनको हम लोग इंडिपेंडेंट करते हैं एक लॉजिकल स्टोरेजेस से। ठीक है, जो फिजिकल रिसोर्सेज होंगी वो और जो लॉजिकल रिसोर्सेज होंगी वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, और इस तरह हम लोग एक हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज को मैनेज कर सकेंगे, जिसमें डिफरेंट वेंडर्स की भी आ सकती हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस की भी आ सकती हैं, और हम लाइव माइग्रेशंस वगैरह
या ट्रांसपेरेंट रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशंस ऑफ डाटा वो भी परफॉर्म कर सकें। तो इधर पहले हम डाटा रेप्लिकेशन की बात करें तो डाटा रेप्लिकेशन के अंदर होता ही है कि जो स्टोरेज बेस्ड विजुअलाइजेशन है उसके अंदर हमारे पास एक ही तरह का डाटा हम लोग बाकी बाकी वर्चुअल मशीन के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट की बात करें तो बिजनेस की कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए रेप्लिकेशन जो है वो एक इनेबलर है। फिर उसके अलावा हमारे पास पॉइंट इन टाइम डिजास्टर अगर कहीं पे आ जाए तो उसकी रिकवरी के लिए हमारे पास एक पॉइंट प्रोवाइड करता है कि उस टाइम तक इसके पास प्रोग्रेस सेव रहती है, उस टाइम तक आपका डाटा अगर कहीं पे लॉस हुआ है तो वो हम रीस्टोर कर सकते हैं आसानी से। तो बैकअप्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, टैगिंग के लिए हमारे पास स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जो है वो काफ़ी बेहतर काम करती है इसमें डाटा रेप्लिकेशन। देन इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर सेकंड जो फीचर है वो लाइव माइग्रेशन का है। लाइव माइग्रेशन के अंदर होता है ये कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वर्चुअल स्टोरेज के उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग बिट्स मैपिंग। इस वजह से क्या होता है कि आपके पास अगर किसी एक जगह पे किसी एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज पे आपने कुछ माइग्रेशन परफॉर्म करनी है तो आपके पूरे क्लस्टर के ऊपर कोई डाउन टाइम नहीं आएगा। उन दोनों के दरमियान में ही विदाउट एनी डाउन टाइम वो कॉपी एक्चुअली या माइग्रेशन ऑफ अपडेट्स वो आपके पास परफॉर्म हो सकता है। अब आपको फिजिकल रिसोर्सेज को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लाइव माइग्रेशन के अंदर इसके स्टेप्स की बात करें तो इनिशियल स्टेप जो है वो हमारे पास प्री माइग्रेशन प्रिपरेशन है। प्री माइग्रेशन प्रिपरेशन के अंदर हम लोग 2 एक्टिव होस्ट डिटरमाइन करते हैं और यहाँ पे हम उसके ऊपर जो रिसोर्सेज मेंटेन हो रही थी या जो डिवाइसेस मिरर हो रही थी उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। और स्टेज 1 के अंदर करते ये हैं कि रिजर्वेशन परफॉर्म कर देते हैं कि टारगेट होस्ट के ऊपर हमारे पास एक यूजिंग का कंटेनर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं टारगेट होस्ट के ऊपर। सेकंड स्टेप के अंदर होता है ये है कि जो हमने कॉपी परफॉर्म करना है या जो माइग्रेट करना है वो एक्चुअली कॉपिंग है, तो हम यूजिंग आइटरेटिव मेथड पेजिंग और शेडो पेजिंग और कहते हैं यहाँ पे हम इसको ओवरहेड आता है ये कॉपी की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं प्री कॉपी स्टेज के ऊपर कि जो मेमोरी ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे अकर होगा और जो होल स्टेट है उस मशीन की वीएम की वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी स्टोर्ड मेमोरी के अंदर। तो इधर हम लोग जो डेस्टिनेशन नोड होगा उसके ऊपर एक पूरा जो कह सकते हैं कि आपने अगर कॉपी करना है ना होस्ट ए से होस्ट बी के ऊपर, तो होस्ट ए से इस वक्त सेकंड स्टेप के ऊपर पूरा जो कंटेंट है वो एक वर्चुअल मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर जो आपका ट्रांसफर्ड हुआ हुआ पूरा कंटेंट है वो आपके पास टारगेट होस्ट ए के ऊपर वो पूरा का पूरा कॉपी होगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर एक्चुअली एक बफर है, बफर के अंदर हम ए होस्ट का पूरा कंटेंट ट्रांसफर कर रहे हैं और थर्ड स्टेप के अंदर उस बफर से टारगेट होस्ट के ऊपर हम लोग माइग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और फिफ्थ और फाइनल स्टेप के अंदर एक्टिवेशन ऑफ उस अपडेट की हम टारगेट होस्ट के ऊपर वो परफॉर्म करेंगे। तो ये तो था हमारे पास स्टोरेज बेस्ड विजुअलाइजेशन। फाइल बेस्ड विजुअलाइजेशन के अंदर होता ही है कि जो फाइल के एक्सेसेस हैं और स्टोरेजेस हैं उनके दरमियान में हम विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूजली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो फाइल लेवल विजुअलाइजेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से हमारे पास वो दिखाई देता है कि सपोज हमारे पास ये नजर आ रही है ना स्लाइड सबको। इसमें होता ये कि नेटवर्क अटैच रिसोर्सेज, नेटवर्क अटैच NAS के जरिए, नेटवर्क अटैच स्टोरेज के जरिए हम लोग या तो इस तरह से हमारे पास एक स्टोरेज को यूजिंग 2 नेटवर्क अटैच स्टोरेजेस हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं। जो क्लाइंट है या उसको ही एक्चुअल में ये 2 रिसोर्सेज नजर आएंगी,
जबकि फिजिकली वो एक ही रिसोर्स को हमने वर्चुअलाइज किया हुआ है। या इस तरह से हो सकता है, या क्लाइंट जो है वो नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करें और यहाँ पे यूजिंग अ पूल ऑफ स्टोरेज वो किसी एक को उसको एलोकेट किया जाएगा। यूजली इस तरह की जो एग्जांपल है ना, वो आपके पास जो कैंपस में आपको एक जी ड्राइव शेयरिंग है ना, वो है हमारे पास इसकी एग्जांपल ली जाती है। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ जो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन थी, लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वो नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के अंदर होता ये है कि हम एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वीलैन्स। वीलैन्स आपने डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स के अंदर पोर्ट बेस्ड वीलैन देखे होंगे, जिधर हम लोग फैकल्टी और स्टूडेंट का जो नेटवर्क है उसको हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं। ये दो तरह के, एक ही स्विच है उसके ऊपर आपने दो लैंस क्रिएट करने, एक के ऊपर डिफरेंट पॉलिसिंग लगानी है और दूसरे के ऊपर डिफरेंट पॉलिसिंग लगानी है। एक को आपने ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड करना है नेटवर्क का, एक के ऊपर आपने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो इस तरह के आपने अगर दो लैंस क्रिएट करने हैं बट ऑन अ सिंगल स्विच या ऑन अ सिंगल राउटर, वो एक्चुअली हमारे पास नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। एक्चुअल में है एक ही नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क एक ही है, बट आपको यूजर्स को जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। जैसे आपको कैंपस के अंदर फैकल्टी और स्टूडेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेटवर्क है वो डिफरेंट नज़र आता है, जबकि फिजिकली वो एक ही नेटवर्क है। उधर वर्चुअली जो है वो आपको मल्टीपल नेटवर्क्स नज़र आते हैं। एक के अंदर जैसे जैसे स्टूडेंट का जो है उसमें आप सम लिमिटेड एप्लीकेशन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट पॉलिसिंग होती है। तो नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास वर्चुअल लैंस क्रिएट की जाते हैं स्टोरेज नेटवर्क्स के लिए भी, और इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं वो फाइबर चैनल और ईथरनेट FCOE उसके लिए भी डेवलप की जाती हैं, और ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल भी होते हैं इसके लिए। इस वजह से वर्चुअलाइजेशन की वजह से, नेटवर्क बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की वजह से जो नेटवर्क के दरमियान में सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो हम सेगमेंटेशन की वजह के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। सेगमेंटेशन की वजह से हमारे पास एक बेहतर परफॉर्मेंस भी मिलती है, और साथ साथ हम जो VLANs है ना उसको वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर भी विद लो लेटेंसीज वो हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी होता है। वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है ना वो नेटवर्क बेस्ड विजुअलाइजेशन की काफ़ी स्पेशलाइज एप्लीकेशन है। इसके अंदर ये यूजुअली हमारे पास फाइबर चैनल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ईथरनेट के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है या इसका जो सिमिलैरिटी है वो भी वर्चुअल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क की तरह है, बट यहाँ पे उधर हमने नेटवर्क को पूरे को वर्चुअलाइज किया, यहाँ पे जो नेटवर्क की स्टोरेजेस की रिसोर्सेज हैं उसको हम सिर्फ वर्चुअलाइज करेंगे ओवर द नेटवर्क। तो अगर इस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं कि जिसमें वर्चुअल लैंस जो है वो विदाउट इंट्रूजन्स, विदाउट डिस्ट्रप्शंस, उनको हम डिफरेंट स्टोरेज एरिया नेटवर्क के तौर पर डिपिक्ट करें, तो हमारे पास वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनते हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हेट्रोजीनियस जो स्टोरेज सिस्टम है उसको हमने कंसोलिडेशन प्रोवाइड की है, और एक बेहतर रिसोर्सेज को, स्टोरेज की रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यूटिलाइजेशन, डुप्लीकेशन, लोड बैलेंसिंग ये बेहतर परफॉर्म हो सकती है। माइग्रेशन ऑफ अपडेट्स या माइग्रेशन ऑफ कंटेंट्स, लाइव माइग्रेशन ये थी कि हमारे पास विदाउट डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी आउटेज आपके पास कंटेंट्स जो है वो एक मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी हो सकता हो। तो लाइव माइग्रेशन जो है वो हमारे पास स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का एक की कॉन्सेप्ट है और एडवांटेज भी है। तो अभी अगर इसके चैलेंजेस वगैरह की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन की चैलेंज की बात करें तो पहला जो चैलेंज वर्चुअलाइजेशन को जो फेस करना पड़ा वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस का। क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर होता ही है कि आपके पास क्योंकि हमने डाटा की काफ़ी एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है और फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर हमारा डाटा जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो इधर हमने
इस तरह से रेप्लिकेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड करना है कि जो यूज़र को आपकी विजुअलाइजेशन का एज अ सर्विस एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी बेहतर हो, जिसमें लेसर आउटेजेस, फास्टर माइग्रेशंस ये प्रोवाइड की जा सके और आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं उनको एक बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। सेकंड जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो है फंक्शनैलिटी का। फंक्शनैलिटी में जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं उसके अंदर मज़ीद फीचर्स ऑफर की जा सकें और जो स्टोरेज फीचर सेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ किए जा सकें। देन इसकी सपोर्ट का चैलेंज तो काफ़ी हद तक अभी तक ओवरकम हो चुका है। सिर्फ मैंने विजिबिलिटी का बात करें तो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का जो इशू है, जिसमें आपके पास कहीं पे कोई एरर आता है स्टोरेज नेटवर्क के ऊपर, तो वो हमारे पास भी परसिस्ट करता है, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह वो हमारे पास इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम लोग देख लेंगे।